परवेज़ वो पानी शक्कर और चीनी का घोल लेके आता है। यहाँ पे माहिद देखता है, तभी वो कहता है कि ये पानी शक्कर और चीनी का घोल ये इसे पिला देंगे तो ये सही हो जाएगी। यहाँ पे माहिद कहता है उसे बुखार आ रहा है, हमें लगता है कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। वो कहता है क्यों? माहिद एकदम से परवेज़ को देखने लगता है, तभी परवेज़ बात को संभाल लेता है। हमारे मोहल्ले में ये एक लेडी डॉक्टर है, तो वो बस आ रही है हमारी फ़ोन पे, अभी अभी उनसे बात हुई है, वो आ रही है। और ये कौसर भी इसके लिए ढीले ढाले कपड़े ढूंढ रही है ताकि ये सही से कंफर्टेबल हो, और हम आपको इत्तला कर देंगे। माहिद के पास देख के बोल रहे होते ताकि वहाँ से माहिद जाए। वो कहता है ठीक है, हमें इत्तला कर देना। वो कहता है हाँ, और फिर माहिद वहाँ से चला जाता है। माहिद अपने कमरे में होता है, लेकिन वो बहुत ही अनईजी फील कर रहा होता है। उसे शहर की बातें याद आती और वो फिर उठता है और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ टहल रहा होता है। वो शहर के बारे में ही सोच रहा होता है और फिक्र कर रहा होता है उसकी। दूसरी तरफ शहर भी होश में आ रही होती है। वो अपना सर पकड़ते हैं क्योंकि शायद वो दर्द कर रहा है या उसे चक्कर आ रहा है, पता नहीं। फिर वो दूसरी तरफ माहिद अपना फ़ोन देखता है कि कॉल करूं क्या, उसकी हालत कैसी है, पूछूं क्या। वो बेचारा बेचैन होता है। शहर अपना हाथ आगे बढ़ाते बढ़ाते वो टेबल के पास लेके जाती है जहाँ पे माहिद ने अपनी अंगूठी रखी होती है। वो अंगूठी उठाती है और देखती है, तो वो कहती है ये अंगूठी तो माहिद की है, यहाँ पे कैसे? और यहाँ दूसरी तरफ माहिद बहुत ही बेचैन होता है। वो कहता है कि हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, और वो शहर की बातें ही पुरानी याद करता है। वो पतंग उड़ाते तब की, और फिर वो एयरपोर्ट पे मिलते तब। वो कहता है हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है और बार बार उनका ख्याल क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके पास होना चाहिए हमें। और वो बेचारा यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। वो पूरी तरह से शहर के प्यार में डूब चुका है। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा ख्याल करना बिल्कुल लाजमी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिक्र तो होनी ही चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे शहर वो उठती है और कहती है हम कहाँ है। वो आजू बाजू में ऊपर हर तरह हर जगह पे देखती है, तभी उसे समझ में आता है कि वो तो अपने ही घर पे है। उसका सर दर्द कर रहा होता है, इसलिए वो अपने सर को पकड़े हुए होती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो गाड़ी में बैठ के दिल्ली जा रही थी। फिर वो गाड़ी में बैठते ही बाहर देखती है और फिर वो ड्राइवर को पूछती है कि हमने तो ये ड्रम पहले भी देखा था, ये हम वापस वहीं पे कैसे आ गए। तभी ड्राइवर अपनी गाड़ी तेज़ भगाता है। यहाँ पे शहर कहती है आप गाड़ी इतनी तेज़ क्यों चला रहे हैं, आप हमें बोलिए आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। वो कहता है माफ़ करना, लेकिन माहिद भाई का गुस्सा आप जानती है, अगर उन्हें पता चला कि हम आपको दिल्ली छोड़ के आए तो आने के बाद हमारी खैर नहीं, इसलिए हम वापस लखनऊ जा रहे हैं। और यहाँ पे शहर एकदम डर जाती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर वो दरवाज़ा लॉक कर देता है गाड़ी के। वो खोलने की कोशिश करती है, फिर वो कहती है दरवाज़ा खोलिए। वो कहता है नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, आपको दोबारा वहाँ पर ही जाना होगा, वरना माहिद भाई हमें छोड़ेंगे नहीं, माफ़ करना। वो बहुत ही डर जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना है। फिर वो अपने बैग में से एक बम निकालती है और वो ड्राइवर के पीछे रखती है और कहती है हम गोली चला देंगे अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो। और वो ड्राइवर भी डर जाता है। वो एकदम से गाड़ी रुका देता है और यहाँ शहर कहती है अब आप दरवाज़ा खोलिए, लॉक खोलिए। वो डरते हुए ही लॉक खोलता है और शहर वो गाड़ी से बाहर आती है और फिर उसे कहती है आप बाहर निकलिए आप। और फिर वो ड्राइवर भी बेचारा बाहर निकल के आता है और फिर वो उसे कहती है कि नीचे बैठिए। वो नीचे बैठता है और शहर उसके पीछे ही वो लिप बाम लगा के होती है। वो कहती है अब आप पीछे मुड़ के देखे तो देखना हम क्या करेंगे, हम गोली चला देंगे। फिर वो वहीं पे फेंकती है और पीछे के पीछे भागने की कोशिश करती है। वो भागती है, यहाँ पे ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है तो वो लिप बाम होता है और फिर वो शहर को देखता है तो वो भाग रही होती है। शहर जी तोड़ भाग रही होती है, लेकिन फिर वो ड्राइवर वहाँ पे एक लकड़ी होती है वो उठाता है और उसके पैर की ओर मारता है और उस वजह से शहर नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाती है आ करके और फिर वो ड्राइवर उसके पास आता है और उसका मुंह बंद करता है क्योंकि शहर चिल्ला रही होती है। वो उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा। और ये सारी बातें शहर को याद आती है और वो अब अपने ही घर पे होती है। दूसरी तरफ वो दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पे तीनों जन परवेज़, सोफिया और अशरफ खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे वो अप्पी उठ गई है इसलिए अशरफ जा रहा होता है, लेकिन परवेज़ उसे रोकता है। यहाँ पे शहर बाहर आती है और कहती है अब्बू अम्मी कहाँ है। वो कहते हैं ये क्या, सामने ही तो बैठी है। वो देखती है तो वो सोफिया की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो कहती है ये नहीं, मेरी अपनी अम्मी। परवेज़ इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलता। वो हर जगह पे अपनी अम्मी को ढूंढ रही होती है। वो किचन में जाती है और अम्मी अम्मी करके चिल्ला रही होती है, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं होती है। फिर वो परवेज़ सोफिया के कमरे में जाती है, हर एक कमरा देखती है, लेकिन उसकी अम्मी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो छत पे जाती है और यहाँ पे वो अम्मी अम्मी चिल्ला रही होती है। सोफिया कहती है वाह परवेज़ साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया, पीर बाबा का धागा हम लाए थे वो तो काम कर गया, हमें लगा कि आप
कौसर पाजी को सर पे चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ये आवाज़ कुछ कम है जो तुम भी बोल रही हो। वो कहती है बताइए ना हमें, आपने क्या किया उनके साथ, हम किसी को नहीं बताएंगे। उतने में सहर नीचे आती है। अम्मी अम्मी कहाँ है आप अम्मी। फिर वो परवेज़ को वापस पूछती है अब्बू कहाँ है अम्मी। वो कुछ भी नहीं बोलते। यहाँ पे सहर परेशान होती है, वो यहाँ वहाँ ढूंढती है, फिर बाहर आती है और बाहर अम्मी अम्मी करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और फिर आखिरकार नीचे बैठ के रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आहिद यही सोच रहा होता है कि पता नहीं अब कैसी तबीयत होगी उनकी। और फिर वो अपने साइड टेबल पे अपना फ़ोन देखता है और वो हाथ में लेता है और नंबर देख रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के यहाँ पे उनकी बेटी अमाल चिल्ला रही होती है और उसके पीछे उसकी अम्मी होती है, यानी कि डॉक्टर साहब की बीबी। वो हाथ में चाकू लेती है बेटी और कहती है हमारे पास मत आइए। उतने में डॉक्टर साहब वहाँ पे आते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है। वो कहती है देखिए ना आपकी बेटी क्या कर रही है। वो देखते हैं तो अमाल के हाथ में चाकू होता है। वो कहते हैं कि ये क्या कर रही हो आप, छोड़ दीजिए वो चाकू। वो कहती है नहीं इन्हें कहिए हमारे पास ना आए। वो कहती है ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम अपनी अम्मी से। डॉक्टर साहब अमाल को कहते हैं चाकू रख दो, वो लग जाएगा। वो कहती है नहीं इन्हें कहिए मेरे पास ना आए, मुझे हक ना दे। वो क्यों चाहती है मुझे हक करना, वो तो चली गई थी ना, फिर अब क्यों आई है। सुल्ताना ये सुन के बहुत ही चौंक जाती है। वो डॉक्टर साहब को पूछती है आपने मेरे एब्सेंस में इसे ऐसे क्या कहा जो ये मुझसे नफरत करती है। तभी वो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। वो कहती है अमाल कि ये आपकी वजह से, आप तो मुझसे प्यार नहीं करती है ना। जब मैं आपको हक करती थी तब आप कहती थी हक क्यों करी हो, बार बार दूर हटो। तो अब आपको हक क्यों चाहिए मुझसे और क्यों मुझसे प्यार करिए। मैंने तो वो कौसर आंटी को जब हक किया था तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था और ऐसा लगता था कि ये ऐसा हक चाहिए, वो वार्मनेस थी उसमें, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे सुल्ताना भड़क जाती है और वो कहती है एक नौकरानी के साथ तुम मुझे कंपेयर कर रही हो। डॉक्टर साहब ये सुनते ही भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि वो नौकरानी नहीं है, वो हमारी फैमिली मेंबर है और लेकिन तुम्हें कोई कंपेयर नहीं करा है, सिर्फ वो बता रही है उनकी भी बच्ची है। जैसे वो अपनी बच्ची से प्यार करते हैं वैसे ही उन्होंने अमाल को भी प्यार दिया है। सुल्ताना ये सुन के भड़क जाती है। वो कहती है अच्छा। वो अमाल के पास जा रही होती है लेकिन अमाल उसे कहती है दूर रहिए और वो चाकू अपने पास लेती है। तभी डॉक्टर साहब बीच में आते हैं, वो चाकू अमाल के हाथ से रखते हैं। तभी वो कहते हैं तुम थोड़ी देर के लिए सुल्ताना यहाँ से दूर चली जाओ। वो कहती है थोड़ी देर के लिए क्यों, मैं आप लोगों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। और वो कमरे में जाती है। ये दोनों जन देखते हैं, वो कमरा लॉक कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब और अमाल वो कमरा नॉक कर रहे होते हैं लेकिन वो खोलती नहीं है। डॉक्टर साहब उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर आते हैं, देखते हैं कि सुल्ताना ने अपना हाथ काट के लिया। वो दोनों जन डर जाते हैं। वो एकदम से डॉक्टर साहब देखते हैं कि उसके हाथ से खून बह रहा है और वो एकदम उसके पास आते हैं, रुमाल लेते हैं और उसके हाथ पे बांधते हैं। और अमाल ये सब कुछ दरवाजे के यहाँ पे खड़े रह के देख रही होती है। यहाँ पे डॉक्टर साहब सुल्ताना के चेहरे को देखते हैं तो वो बेहोशी की हालत में होती है। यहाँ पे अमाल मॉम करके चिल्लाती है और डॉक्टर साहब भी भाग भाग के उसके पास जाते हैं, रुमाल बांधते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसे देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही है क्या। तभी वो अमाल को कहते हैं जाओ जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो और वो भी वहाँ से भागती है एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर साहब सुल्ताना के पास होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आयशा का निकाह हो रहा होता है और माहिद अपने मोबाइल से सर उठाता है और कहता है ये फातिया कौन पढ़ रहा है इस वक्त। और वो उस तरफ आता है तो यहाँ पे आयशा का निकाह हो रहा होता है। वो उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें ये कबूल है, निकाह कबूल है बोलो। और ये माहिद ये सब गुस्से से देख रहा होता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और यहाँ पे वो आयशा को पूछते हैं कि तुम्हें ये निकाह कबूल है बोलो। और माहिद गुस्से से देखता है और यहाँ पे ये आयशा कुछ भी नहीं बोलती, वो खामोश होती है, वो चुप होती है। यहाँ पे फटाफट माहिद अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अपने दादा हुजूर के पास आता है। यहाँ पे वापस आयशा को पूछते हैं निकाह कबूल है। वो खामोश होती है। तब उसके बाजू में उसकी अम्मी बैठी है। वो कहती है हाँ कबूल है बोलो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। उतने में माहिद दादा हुजूर को पूछता है दादा हुजूर ये सब क्या चल रहा है, ये काजी साहब ये सारे लोग ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी दादा हुजूर कहते हैं माहिद मौके की नज़ाकत और सारे माहौल को संभालने के लिए हमने ही ये नसीहत दी है कि आयशा का निकाह कर दिया जाए। हमने ही सलाह दी कि इस सब से बाइज्जत निकलने का यही एक तरीका है। माहिद आयशा को देखता है और आयशा रोते हुए माहिद को देखती है। उतने में चाचा जी कहते हैं बेशक एक बहकी हुई लड़की को सही राह पे लाने का इससे बेहतर तरीका और हो ही नहीं सकता। तभी माहिद कहता है आपको क्या लगता है शादी करके एक बहकी हुई लड़की सही राह पे ला सकते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से चाचा जी कहते हैं तुमने जो कहा था उससे ये लड़की सही रास्ते पे ला सकते हैं। ये सुनते ही आयशा माहिद को देखती है। चाचा जी कहते हैं ऐसा तो हुआ नहीं मियाँ। चाचा जी कहते हैं एक बार शादी हो जाए तो घर खानदान बच्चों का बोझ अगर कंधे पे आ जाए तो इश्क और आशिकी दोनों ही खत्म हो जाते हैं। माहिद कहते हैं पर दादा हुजूर इस लड़की की उम्र तो देखिए 15 से ऊपर नहीं होगी, आप कैसे कर सकते हैं इसकी शादी। दादा हुजूर चिल्लाते हैं क्यों नहीं हो सकती 15 की उम्र में शादी। इस्लाम में इस उम्र में निकाह करना
गैर नहीं है। और फिर चाचा जी कहते हैं, माहिद मियाँ, चाचा जान आपको इस शहर का मुफ्ती आजम बनाना चाहते हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है। एक मुफ्ती का काम होता है सबकी बातें सुनना और फिर सही फतवा देना। और यहाँ उसके अबू भी मौजूद हैं और उनको ये सही लगता है। तभी माहिद कहता है, अगर आप कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी रजामंदी लड़की की होती है। ये बोलते ही सब लोग माहिद को देखने लगते हैं। माहिद आगे कहता है, इसलिए निकाह से पहले दुल्हन को पूछा जाता है कि क्या उसे ये निकाह मंजूर है या नहीं, क्या उसे ये निकाह कबूल है या नहीं। और आप तो जानते हैं चाचा जान, यही हमारी रसूल सुन्नत है। माहिद आगे कहता है कि काजी साहब ने उसे 2 मरतबा पूछा कि क्या उसे ये निकाह कबूल है और दोनों मरतबा उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि उसे इनकार है। क्या आप सब ने ये नहीं सुना और आप लोग ज़बरदस्ती इससे हाँ मनवाना चाहते हैं। माहिद कहता है, असलम मियाँ, आयशा ने बेअदबी ज़रूर की है और इस पे सबसे बड़ी तौहीन हमारी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसे ज़बरदस्ती इस आदमी के साथ निकाह में दे दिया जाए। अल्लाह और रसूल की नज़र में ये जुर्म है। सब लोग बात करना शुरू करते हैं। माहिद चाचा जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये निकाह नाजायज़ है। और क्या आप लोग हमसे इत्तेफाक रखते हैं। यहाँ पे आयशा एकदम माहिद को देखने लगती है और बाकी सबसे माहिद पूछता है। तभी सब लोग माहिद को देखने लगते हैं। चाचा हुजूर को गुस्सा आता है। फिर बाकी के लोग कहते हैं कि बात तो सही कर रहे हैं माहिद भाई, और माहिद इन सबको देख रहा होता है और सब लोग बेशक कर रहे होते हैं। माहिद दादा हुजूर के पास देखता है और दादा हुजूर माहिद को देखते हैं और मन में ये कहते हैं कि अगर माहिद को आयशा उम्र से दिक्कत है तो जब उसे ये पता चलेगा कि सहर की उम्र क्या है तो क्या वो शादी के लिए तैयार होगा। उससे शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे सहर भी उसी हालत में होती है और चिल्लाती है, अम्मी कहाँ है आप, बाहर आइए। सहर चीख रही होती है। तभी सोफिया अपने कान को हाथ लगाती है और कहती है, परवेज साहब अब बता दीजिए उसकी अम्मी कहाँ है। यानी कि चीख चीख के ये हमारे कान के पर्दे फाड़ रही है। वो कहते हैं इसकी अम्मी, और सोफिया देखने लगती है। तभी परवेज कहते हैं चावल डालो, और सोफिया कहती है हमें लगा था आप हमें बता देंगे। वो चावल डालती है। तभी असद, अप्पी को बता दीजिए ना। तभी परवेज कहता है, बेटा आप इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि आप अपने अब्बा को सलाह दो। परवेज कहते हैं अभी भी तुम्हें खर्चा पानी दे सकते हैं, हाथ दिखा के बोलते हैं। तभी सोफिया कहती है, अरे आप हमारे बच्चे को क्यों बोल रहे हो, आपकी बेटी वहाँ चिल्ला रही है उसको बोलो ना। तभी फिर सहर चिल्लाते हुए आती है और कहती है, अब्बू कहाँ है हमारी अम्मी। परवेज कुछ बोलता नहीं है, इसलिए ये सहर वो खाने का ही सब उल्टा पुल्टा कर देती है। यहाँ पे सोफिया एकदम से खड़ी हो जाती है, परवेज भी खड़े हो जाते हैं और वो सहर के सामने खड़े होते हैं। तभी सहर पूछती है, कहाँ है हमारी अम्मी। तभी परवेज कहते हैं, तुम्हारी अम्मी इतनी दूर गई है कि हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। और वो चीखती है, कहाँ है हमारी अम्मी, बोलिए। और यहाँ पे कौसर ऐसी हालत में पड़ी होती है। वो उठती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी होती है, लेकिन उससे नहीं होता। वो सहर सहर चिल्ला भी रही है, लेकिन उसके मुंह पे पट्टी बांधी हुई है, इसलिए उसकी आवाज बाहर नहीं आती। वो यही कहती है कि हमें किसी भी तरह से बाहर निकलना ही होगा, वरना परवेज साहब सहर के साथ क्या करेंगे ये हमें पता नहीं। सहर अपने भाई की तरफ आती है और कहती है, तुम तो हमारे छोटे भाई हो ना। यहाँ पे परवेज कहता है, उसे कुछ पता नहीं है। सोफिया और मुझे तो घर से बाहर भगा दिया था ना तुमने और तुम्हारी अम्मी ने साजिश करके, तो अब भुगतो। तुम क्या हमारे खिलाफ साजिश कर रही थी ना। तुम्हारी अम्मी ऐसी हालत में है कि, और वो एकदम से देखने लगती है। यहाँ पे कौसर अपने आप को छुड़ाने की हर एक मुमकिन कोशिश थक हार के सहर अपने अबू के पैर पड़ती है और कहती है कि हमें अम्मी कहाँ है बता दीजिए, हम उनके बिना रह नहीं सकते। यहाँ पे परवेज उसे उठाता और कहता है, मेरी लाडली बेटी ऐसा क्यों कर रही हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी अम्मी जहाँ पर भी है वो ठीक है, अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो उसके लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा, वो तो तुम्हारे ही हाथ में है। यहाँ पे सहर कहती है, हाँ आप जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार है, हमें अम्मी से मिलवा दो। वो कहते हैं, तुम माहिद मियाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे शादी कर लो, उस दिन तुम्हारी अम्मी तुम्हारे सामने होगी। ये सुनते ही सहर बेबस होके अपने अब्बू को देख रही होती है।